नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक नंबर 19। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में बौनेपन के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कोई भी मनुष्य अपनी वास्तविक शरीर की वृद्धि नहीं कर पाता है, उसको हम बौनापन कहते हैं। तो ये बौनापन होने का कारण क्या है? मनुष्य में बौनेपन का कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन स्टेमुलेटिन स्टेमुलेटिन की कमी से होता है। ये हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी होने में मनुष्य में बौनापन आ जाता है। यानी मनुष्य में बौनेपन होने का कारण होता है हार्मोन स्टेमुलेटिन की अधिक स्रावित हो जाता है तो मनुष्य की शरीर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, विशालकाय हो जाती है। और कम स्रावित होता है तो बौनापन हो जाता है। यदि वो एवरेज इसका सिक्रेशन होता है तो मनुष्य की एवरेज है वो ग्रोथ होती है। तो बौनेपन का कारण ये होता है कि स्टिमुलेटिन जो हार्मोन्स होता है उसकी शरीर में कमी होती है, या यूँ कहें कि पीयूष ग्रंथि है उसका सिक्रेशन है बहुत कम करती है, और कम करने के कारण मनुष्य है उसकी वृद्धि है वो कम हो जाती है, जिसे हम बौनापन होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के चित्र में निम्नांकित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को बताइए। तो ये है पीनियल का जो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। यानी ये सोचने और समझने का पावर होता है मनुष्य को मस्तिष्क को देती है ये, इसलिए इसको तीसरी आंख कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो स्टिमुलेटिन हार्मोन भी स्रावित करती है, इसके अलावा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ये हमारे शरीर की है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। समस्त ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। तीसरा है अवटु ग्रंथि जो गले के अंदर पाई जाती है। इसकी कमी से शरीर में थकान है, कमजोरी है, बाल का झड़ना है, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसे करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं। ये वृक्क जो होते हैं उनके ऊपर सेम के दाने के समान पाई जाती है। ये अंडाशय ग्रंथियाँ होती है जो जनन हार्मोन्स को स्रावित करने का कार्य करती है। यह अग्नाशय ग्रंथि, इसको अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की जो ग्रंथि है उनका दर्जा दिया गया है। इसकी संरचना है वो फूल की पंखुड़ी के समान होती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें इंसुलिन भी है, सोमेटोट्रोफिन भी है। मुख्य हार्मोन ये है जो हमारे शरीर के ग्लूकोज को मेंटेन करने का कार्य करती है, शर्करा को मेंटेन करने का कार्य करती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है। थाइमस ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ये भी गले में होती है। पराउटू ग्रंथि होती है, ये भी हमारे गले में होती है। जो श्वसन नलिका होती है इसके दोनों तरफ इसकी 2 पालियाँ हैं वो पाई जाती है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जो शरीर के अंदर ताप है, भूख का लगना है, इस प्रकार की सोच विकसित करने के हार्मोन से वो स्रावित करने का कार्य करती है। तो ये था मानव के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आप इसका डायग्राम और उसको में 2-3 बार बना करके इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। यानी हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि है वो दोनों प्रकार के हार्मोन है वो दोनों प्रकार की ग्रंथि का रोल अदा करती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि। जैसा अभी हमने पढ़ा, इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार पंखुड़ी के समान होती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। तीनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। 3 ही प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें ग्लूकोगोन, इंसुलिन और सोमेटोट्रोफिन कहा जाता है। ग्लूकोगोन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। सोमेटोट्रोफिन क्या करता है,
सोमेटोट्रोफिन, इन दोनों का काम है वो एक साथ करता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, या यूं कहें कि शुगर हो जाता है, या यूं कहें कि मधुमेह रोग हो जाता है, तब ये इंसुलिन हार्मोन है वो बनना कम हो जाता है या बंद हो जाते हैं। या यूं कहें कि इसकी जो बीटा सेल्स होती है वो बीटा सेल्स वीक हो जाती है, या अपना फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है। और बीटा सेल वीक हो जाती है तो इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो शरीर के अंदर शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमें बाहर से जो मेडिसिन्स दी जाती है वो मेडिसिन्स क्या करती है, वापस बीटा सेल्स को सक्रिय करने का कार्य करती है। यदि बीटा सेल सक्रिय होती है तो थोड़ी देर बाद व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। यदि बीटा सेल कम्प्लीटली डेड हो जाती है तो फिर इंसुलिन है वो बाहर से हमें इन करना पड़ता है, इंटर करना पड़ता है। इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं, टेबलेट्स ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? आउटू ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय हेतु थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, इसलिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यानी हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर यदि प्रॉपरली आयोडीन नहीं पहुंच पाती है तो उसके अंदर सूजन आ जाती है, और सूजन आने से अन्य कई प्रकार के शरीर में विकृतियां भी पैदा हो जाती है। इसलिए बाहर से आयोडीन है वो देना पड़ता है, और उस आयोडीन को नमक के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह नामक पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी सेल डिवीजन करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो सेल डिवीजन करने वाला हार्मोन्स है वो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, जो सेल डिवीजन को बढ़ाता है। और सेल डिवीजन बढ़ने से या कोशिका विभाजन होने से पौधे में वृद्धि होती है। तो ये था कार्यपत्रक आपके 19। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 20 की। इसके लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन है वो फर्स्ट में आ गए हैं। एक न्यूरॉन के विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है तंत्रिका अक्षीय सिरे पर। यानी जब न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका को ग्राही अंग से जो सूचनाएं प्राप्त होती है, उस सूचना को विद्युतीय संकेतों को रासायनिक संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। और वो परिवर्तन कहाँ होता है? वो तंत्रिका अक्ष के सिरे पर होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो आयन है वो काम में आते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम आयन है वो काम में आते हैं, जो विद्युतीय संकेतों को रासायनिक संकेतों में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके कारण वो सूचनाएं हैं वो ग्राही अंग से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? और प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाते हुए संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए। बहुत सारे क्वेश्चन इसने एक साथ पूछ लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और इसी के साथ ही बात करेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति अचानक, सहज, स्वचालित, अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। क्या है? उद्दीपन के प्रति अचानक, सहज, यानी उद्दीपन का मतलब हमारे पिन चुभ रही है, दर्द हो रहा है, वो दर्द है वो उद्दीपन है। ठीक है, अचानक और सहज, अचानक सूचना प्राप्त होती है इसको, ये फिर भी इसके प्रति यह सहज रहती है। नेक्स्ट शब्द है स्वचालित। स्वचालित का मतलब अपने आप चलना, यानी ये प्रक्रिया अपने आप होती है, इसमें मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं होता है, मेरुरज्जु का इस्तेमाल होता है। अनैच्छिक क्रिया है, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हम शांत बैठे हैं, अचानक पिन चुभती है तो हमें सोच विचार करके हाथ को पीछे नहीं हटाना पड़ता है, अपने आप हट जाता है वो, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है क्योंकि ये मस्तिष्क के बिना किसी सचेत प्रयास के की जाती है। अनैच्छिक क्रिया क्यों है? कि हमारे दिमाग के बिना सचेत के अपने आप होती है, इसलिए इसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह है प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यदि साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है,
तो फिर आगे लिखना है, जिस पथ पर यह क्रिया संपादित होती है उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती यदि क्रिया पूछा जाता है तो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यहाँ तक लिखना है। और यदि प्रतिवर्ती चाप पूछा जाता है तो लास्ट तक लिखना है अपने को, कंप्लीट टोटल ये जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट लिखना है। ठीक है, ये तो बात हुई प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाते हुए आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और संपूर्ण प्रक्रिया को समझाना है। संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत करनी है? शुरुआत करनी है हमें ग्राही अंग से। कहाँ से शुरुआत करनी है? ग्राही अंग से सूचनाएं किसके पास पहुंचती है? संवेदी न्यूरॉन्स के पास, और संवेदी न्यूरॉन से मेरु रज्जु के पास, और मेरु रज्जु से प्रेरक के पास, और प्रेरक से पेशियों के पास। 5 स्टेप हो गए। इन 5 स्टेप का हमें वर्णन करना है कि हमारे शरीर के किसी अंग पर जब पिन चुभती है तो ग्राही अंग से सूचनाएं, वो संवेदी न्यूरॉन्स है, वो मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। मेरु रज्जु उसका एनालिसिस करती है, उसका विश्लेषण करती है, और विश्लेषण करके इसकी सूचना है वो प्रेरक तंत्रिका को देती है। उसको क्या निर्देशन देती है कि इसके जो कनेक्टिविटी में जो पेशी हैं उन पेशियों को वहाँ से संकुचित कीजिए। तो प्रेरक न्यूरॉन से उसकी सूचना ले जा करके पेशियों को देता है, पेशियों में संकुचन होता है और संकुचन से वो अंग है वहाँ से हट जाता है। तो ये कंप्लीट सूचना जो प्रोसेस है वो लिखना है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? यह भी हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसको। इंसुलिन हार्मोन मानव रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि अल्प सक्रियता के कारण इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है। इसके कारण शरीर में घातक परिणाम होते हैं। इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन देकर रोगी की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। यानी इंसुलिन के इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं कि इंसुलिन है वो हमारे शरीर की शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यदि अग्नाशय बहुत कम मात्रा में इंसुलिन स्रावित करता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है तो हमें बाहर से इंसुलिन दे करके शर्करा को मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। ये इस प्रकार का देखिए, ये चित्र, ये लास्ट में ये सिनेप्टिक बटन बनते हैं, ये इसके तंत्रिका अक्ष हैं। तो ये डायग्राम है वो आपको बनाना है रफ कॉपी के अंदर। और इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होने वाला कौन सा है? इंसुलिन। वृषण से स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से स्रावित होने वाला, अंडाशय से एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यह स्टेटोआइसिन स्रावित होता है। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये था कार्यपत्र 19 और 20। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर